नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सहायक संधि पर, मतलब सब्सिडियरी अलायंस। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि भाई ये संधि क्या थी, कौन लोग थे इसके पीछे और ये कब हुई। कोशिश रहेगी ये समझने की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक और सैन्य चाल का इस्तेमाल आखिर कैसे किया। और एक बात जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी कि ये जो सिस्टम था, इसका आइडिया पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का था, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। जी हाँ, आइडिया उनका था, पर शायद उनके पास इसे बड़े पैमाने पर चलाने के साधन नहीं थे या मौका नहीं मिला। हाँ, और फिर आए लॉर्ड वेलेस्ली, जी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक। उन्होंने इसे बड़े जोर शोर से लागू किया। बिल्कुल, उन्होंने ही इसे एक तरह से हथियार बनाया। तो चलिए देखते हैं कि ये था क्या। देखिए, जो भी भारतीय राजा या नवाब इस सहायक संधि में शामिल होता था, उसे कई शर्तें माननी पड़ती थी, और शर्तें कोई आसान नहीं थी। अच्छा, जैसे कि सबसे पहली और अहम शर्त थी अपने राज्य में अपने खर्चे पर ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को परमानेंटली रखना। अपने ही खर्चे पर, मतलब तैनाती भी उनकी और पैसा भी हमारा। जी हाँ, इसी को सब्सिडी कहते थे। ये पैसा या तो नकद देना होता था या फिर अगर कोई राजा ये सब्सिडी न दे पाए तो उसके राज्य का एक हिस्सा, अक्सर काफी उपजाऊ या जरूरी हिस्सा, वो अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। सीधा कब्जा। बाप रे, ये तो बहुत भारी कीमत थी। और क्या शर्तें थी? इसके अलावा राजा के दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर रहता था, उसे कहते थे रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब एक तरह का राजदूत। कहने को राजदूत, पर असल में वो काफी ताकतवर होता था। वो धीरे धीरे राज्य के अंदरूनी मामलों में और खासकर विदेश नीति में दखल देने लगता था। शासक अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपीय, खासकर फ्रांसीसियों को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और नहीं वो किसी दूसरे भारतीय राजा से कोई सीधी बातचीत, कोई संधि, कोई समझौता कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ रेजिडेंट के जरिए होता था। अपनी सेना भी नहीं रख सकते थे, सुना है। बिल्कुल, अपनी स्वतंत्र सेना तो भंग ही करनी पड़ती थी। सोचिए, एक राजा बिना अपनी सेना के। तो ये सब शर्तें मानकर राजा को मिलता क्या था? अंग्रेज क्या वादा करते थे? अंग्रेज वादा करते थे सुरक्षा का, कि हम बाहरी हमलों से और अंदरूनी गड़बड़ी, मतलब विद्रोह वगैरह से राज्य को बचाएंगे। सुरक्षा का वादा। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत क्या थी असल में? कीमत थी संप्रभुता, मतलब राज्य की अपनी आजादी, अपनी पहचान, वो खत्म हो जाती थी। भारतीय राज्य सिर्फ नाम के रह गए थे। असल में वो ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गए, एक तरह से गुलाम। तो अंग्रेजों को इससे डबल फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल। एक तो उन्हें भारतीय राजाओं के पैसे पर एक बड़ी सेना मिल गई, पूरे भारत में, बिना अपने खजाने से ज्यादा खर्च किए। उनकी मिलिट्री पावर बढ़ गई, जाहिर है। और दूसरा, वो भारतीय राजाओं को आपस में लड़ने से या किसी बाहरी ताकत जैसे फ्रांस से मिलने से रोक पाए। हाँ, फ्रांस का डर तो उन्हें हमेशा रहता था। बिल्कुल। तो फ्रांस का प्रभाव लगभग खत्म ही हो गया भारत से। और तीसरा फायदा, जैसा हमने कहा, सब्सिडी न मिलने पर जमीन हड़पना, मतलब साम्राज्य का विस्तार। और भारतीय राज्यों का क्या हाल हुआ? जाहिर है आर्थिक बोझ तो पड़ा ही होगा। आर्थिक बोझ तो बहुत ज्यादा था। राज्य धीरे धीरे कंगाल होते गए, उनके संसाधन छिनते गए। और सामाजिक असर? वो भी बहुत गहरा था। जब राजाओं ने अपनी सेनाएं भंग की तो लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए, समाज में अशांति फैली, राजाओं की इज्जत, उनका दबदबा सब खत्म हो गया। वो अपनी प्रजा की नजर में भी गिर गए, पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर। तो ये संधि एक तरह से ब्रिटिश राज की नींव का पत्थर बनी। हाँ, कह सकते हैं। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में फैलाने और मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसने आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जे का रास्ता साफ कर दिया। कौन कौन से राज्य थे जो इसमें सबसे पहले फंसे? कुछ बड़े नाम? हाँ, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया। शायद उन्हें मराठों से खतरा महसूस हो रहा था। अच्छा, फिर 1799 में मैसूर, टीपू सुल्तान की हार के बाद वहां इसे लागू किया गया। फिर 1801 में अवध। अवध को तो अपना काफी बड़ा इलाका देना पड़ा था, सब्सिडी न चुका पाने के कारण। और मराठे, वो तो काफी ताकतवर थे। हाँ, मराठों ने विरोध किया, लेकिन वो आपस में ही बड़े हुए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में इसे माना। फिर 1803 में भोंसले और सिंधिया भी आ गए। और आखिर में 1818 तक आते आते होलकर, जो काफी समय तक विरोध करते रहे, उन्हें भी ये मानना पड़ा। तो धीरे धीरे लगभग सभी बड़े राज्य इसके दायरे में आ गए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सहायक संधि सिर्फ एक समझौता नहीं थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत ही
चालाक और असरदार रणनीति थी, अपनी ताकत बढ़ाने की, अपना इलाका बढ़ाने की और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमाने की। इसने भारतीय राज्यों की आज़ादी को, उनकी आत्मा को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर ये भारतीय शासक इस तरह अलग थलग ना पड़े होते, अगर वो अंग्रेजों की इस फूट डालो और राज करो की नीति को समझ पाते, शायद आपस में कोई तालमेल बना पाते, तो भारत का नक्शा आज कुछ और होता। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि कैसे बाहरी मदद पर निर्भरता, चाहे वो पैसे की हो या सेना की, धीरे धीरे आपकी अपनी राजनीतिक आजादी को कमजोर कर देती है। ये सबक सिर्फ इतिहास के उस पन्ने तक ही सीमित नहीं है, है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।